मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जनवरी 27, 2022। हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। ब्रीफली देख लेते हैं आज लोग क्या क्या पढ़ेंगे। लेकिन आज जो टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत है नहीं। छोटे छोटे टॉपिक हैं, बिल्कुल निक्के निक्के से, तो उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बात मैं बोल देता हूँ, जितने भी बच्चे एनालिसिस देखते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है। दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर किया करो। देखिए ज्ञान जो है ना वो बांटने से बढ़ता है, तो कंजूसी नहीं करनी है। ज्ञान को बांटने में कभी भी कंजूसी नहीं करते और ज्ञान को लेने में कभी भी आलस नहीं करते। तो ना तो आलस करनी है ना ही कंजूसी करनी है। तो लाइक किया करो ज्यादा से ज्यादा और शेयर किया करो। उससे अगली बात, आगे एनालिसिस में बढ़ने से पहले मैं आपको प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूं। आपको पहले से पता ही है, लेकिन हो सकता है कुछ नए बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हों कि हम लोग 2022 के लिए एक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पे कोई ऐसा प्लान था नहीं। डिमांड करने के बाद ये प्रीलिम्स की हम लोग फाइनली शुरू कर रहे हैं और फरवरी के महीने से, मतलब 1 फेब से इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 32 के लगभग इसमें टेस्ट होंगे, जहां पे आपका पूरा जो बेसिक कवर कराया जाएगा, एनसीईआरटी वगैरह यहाँ पे कवर होंगी, आपका करंट अफेयर कवर होगा। और इतने टेस्ट होंगे ना, आपका कम से कम 2-3 बार आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। और यही नहीं, हर टेस्ट के साथ आपको डिटेल्ड डिस्कशन भी मिलेगी। तो जो भी आपके डाउट है फैकल्टी के साथ या किसी भी क्वेश्चन के लेके, आप फैकल्टी से डायरेक्ट भी डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। उसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम की तो कोई बताने की जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी हमारा काफी पॉपुलर हो चुका है। मेंटरशिप प्रोग्राम में आप क्या कर सकते हो, ग्रुप मेंटरशिप भी ले सकते हो और इंडिविजुअल मेंटरशिप भी ले सकते हो। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो खूब सेल्फ स्टडी करते हैं, कोचिंग ले चुके होते हैं, उनको अच्छे से समझ में आती हैं चीजें, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इतनी सारी नॉलेज को, सिलेबस को, टॉपिक्स को किस तरह से कैटेगराइज करना है। तो गाइडेंस चाहिए होती है बहुत बार बच्चों को, टाइम मैनेजमेंट को लेके, आंसर राइटिंग और ये वो दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो उसके लिए मेंटरिंग प्रोग्राम भी है हमारे पास, ठीक है। तो मेंटरिंग प्रोग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों को कंबाइंड भी ज्वाइन कर सकते हो, अलग अलग भी ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके क्लिक करें और उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, जो खासकर जो बच्चे 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं। और सिर्फ सीरियस कैंडिडेट ही ज्वाइन करना, ठीक है। और वैसे तो मुझे पता है सारे लोग सीरियस ही हैं, इतना सुबह सुबह मॉर्निंग में आप उठ के आते हो, ठंडी में न्यूज़पेपर के एनालिसिस देखते हो, तो इसी से आपकी सीरियसनेस पता चल जाती है, राइट। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो रिपब्लिक डे था कल हमारा, बहुत जबरदस्त तरीके से उसको सेलिब्रेट किया गया। उसके बारे में छोटी सी न्यूज़ है 2 लाइन की। उसके अलावा सेंट्रल एशियन समिट के बारे में 4 लाइन की न्यूज़ है। उसके अलावा डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, देखिए ये आपको मैं सजेस्ट भी कर रहा हूँ, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में कुछ बोला है। तो क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है, देखेंगे इसको हम लोग। कास्ट एज प्रोटेक्टेड कैटेगरी इन यूएसए, तो भैया हमारा जो कास्ट सिस्टम है साउथ एशिया में, खासकर इंडिया में, ये अभी यूएसए भी पहुंच चुका है, यूएसए की यूनिवर्सिटीज में पहुंच चुका है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग जानेंगे पूरा मामला क्या है, ठीक है। एंटी डंपिंग ड्यूटी इंडिया जो है वो प्रोब कर रहा है। प्रोब का मतलब होता है कि इंक्वायरी, आप ये समझ सकते हो, ठीक है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, क्या पूरा मामला है, थोड़ा सा आपको बताऊंगा। मेरे ख्याल से अभी तक हम लोगों ने एंटी डंपिंग ड्यूटी डिस्कस नहीं किया है ना कहीं पे भी, तो उसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन इश्यूज कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या मुद्दे हैं पिछले 2-3 साल में इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या क्या हुआ है, उसको लेकर छोटा सा एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल के बारे में थोड़ा देखेंगे हल्का सा। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ये है आज का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज एडिटोरियल। और यहां से यूपीएससी में ऑलरेडी 2-3-4 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उन क्वेश्चंस को भी मैं बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और किस तरह से हम इस आर्टिकल से एक नया क्वेश्चन बना सकते हैं। आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। फूड प्रोसेसिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। उसके अलावा कुछ एडिशनल टॉपिक भी हमारे पास हैं। और कल आपसे कुछ एमसीक्यू पूछे थे छोटे छोटे। देखिए यूपीएससी में इस तरह के एग्जाम में आंसर क्वेश्चंस नहीं पूछता है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जब वनडे एग्जाम वगैरह देते हो, अब ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ यूपीएससी ही एग्जाम देते हो। 99% बच्चे ऐसे हैं हमारे पास जो कि यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, एसएसबी, सीडीएस, आप दूसरे एग्जाम भी देते रहते हो ना। उस तरह के एग्जाम में आपकी चीजें बहुत हेल्प करती हैं, जो 1 वर्ड टाइप के जीके टाइप की क्वेश्चन होते हैं ना। सैल्यूट कौन लेता है जी, प्रेसिडेंट लेते हैं। नेशनल ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है रिपब्लिक डे के ऊपर, है ना। रिपब्लिक डे कहाँ से स्टार्ट होता है, राष्ट्रपति भवन से स्टार्ट होता है। बीटिंग रिट्रीट जो है विजय चौक से स्टार्ट होता है। 21 तोपों की सलामी दी जाती है ना। परमवीर चक्र से पहले जो है विक्टोरिया क्रॉस हुआ करता था। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस, लेकिन 2 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि ऑलरेडी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं लास्ट ईयर, वो ये वाले थे। और बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है, सोलंकी है, प्रियंका है, विनय है, विनीत है, एक बच्चे का और नाम था अनुष्का,
बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिए और कई सारे बच्चों ने तो डिटेल में आंसर दिए। देखिए, डिटेल में आंसर देने का मतलब यह होता है कि आप कहीं ना कहीं जो है आंसर जो लिखते हो ना, उसकी प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यस और नो में आंसर देते हैं ना। किसी बच्चे को जैसे मान ले पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलेंगे सर मेरा नाम जो है वो सत्येंद्र है। ऐसा हो सकता है। देखिए, वैसे मेरा नाम ये नहीं है, मेरा नाम कुछ और है। मान लो मैंने किसी को पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है, उसने पूछा सर मेरा नाम जो है ना वो सत्येंद्र है, और वो ये बोल के चुप हो गया, ठीक है। लेकिन एक दूसरा बच्चा होगा जो बोलेगा सर मेरा नाम सत्येंद्र है और ये सत्येंद्र नाम जो है मेरी बुआ जी ने रखा था और ये इसका नाम होता है, ये सत्य प्लस इंद्र जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना है। सत्य मतलब मेरे नाम का मतलब ये है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, सत्यवादी इंद्र के जैसा हूं। तो एक बच्चा वो होता है जो उसको एक्सप्लेन करके बताता है, राइट। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ डायरेक्ट आंसर दिया, सर फर्स्ट का डी है, सेकंड का डी है। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बताया कि ये डी तो है लेकिन क्यों है, ठीक है। उससे आपकी ना प्रेपरेशन का लेवल पता चलता है, आपका अंडरस्टैंडिंग का पता चलता है और आपकी एंगेजमेंट का पता चलता है। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा, कभी भी आप आंसर दो फ्यूचर वाले, जब भी हम लोग करें कुछ भी, थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश किया करो, है ना। थोड़ा सा, हल्का सा, ज्यादा नहीं, इतनी जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत। इतना दुनिया दिन भर आप व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप भी करते हो ना, दुनिया भर को मैसेज करते रहते हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइप कर लिया करो, आपको हेल्प मिलेगा उसमें। क्योंकि एक बार जो चीज आपने डिटेल में थोड़ा सा टाइप कर दिया ना, तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए चिपक जाएगा और फिर वहां से निकलेगा नहीं। इसीलिए तो वन वर्ड आंसर देने की बजाय थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड का मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। देखिए, यील्ड का मतलब क्या होता है, यील्ड का मतलब होता है कि जब आप प्रॉफिट किसी चीज पे कमाते हो, ठीक है। प्रॉफिट कमा कह सकते हो, आउटपुट भी कह सकते हो। जैसे आप खेती बाड़ी करते हो तो साल के एंड में 6 महीने के बाद आपने जो फसल उठाती है वो आपकी यील्ड होती है ना, आपकी प्रोडक्शन होती है, आपका आउटपुट होता है, वो आपका प्रॉफिट भी होता है। बॉन्ड का मतलब होता है जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है बेसिकली, जिसको हम लोग गिल्ट एज सिक्योरिटी भी बोलते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी और सिक्योरिटी क्या होता है, सिक्योरिटी एक पीस ऑफ पेपर होता है, नथिंग एल्स। तो जब भी सरकार को पैसा अरेंज करना होता है, पैसा बोरो करना होता है, तो सरकार इस तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू करती है, ठीक है। तो जो लोग इस सिक्योरिटी को खरीदते हैं वो सरकार को पैसा देते हैं फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने भी होंगे। जैसे ही वो टाइम पीरियड पूरा होता है, सरकार आपसे वो सिक्योरिटी आपकी वापस ले लेती है और आपको आपका इंटरेस्ट वो वापस कर देती है, जो आपका प्रॉफिट होता है। तो ये तो होता है गवर्नमेंट यील्ड, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने परसों वाले आर्टिकल में आपको बताया था कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो फेडरल रिजर्व है उसके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। अब सीधी सी बात है, यूएसए के अंदर मान लो इंटरेस्ट रेट जो है वो 4% है, तो इंडिया को मतलब आरबीआई को भी इंटरेस्ट रेट कितना रखना पड़ेगा, 6% रखना पड़ेगा। अरे भैया, तभी तो लोग इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे, उनको यहां पे इंटरेस्ट रेट एक्स्ट्रा मिलेगा। अदरवाइज क्यों आएंगे, वो यूएसए में नहीं जाएंगे और वहां पे वो डॉलर में कमा रहे हैं, इंडिया में रुपए में कमा रहे हैं, सोच के देखो। तो जो यूएसए का फेडरल रिजर्व है उसकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो डायरेक्टली इंडिया का जो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। हमेशा इंडिया को यूएसए से ज्यादा ही रखना पड़ेगा, जो यूएसए अपनी सिक्योरिटी पे देता है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखिए, हर सरकार को, हर कंट्री की सरकार को पैसा अरेंज करने की जरूरत पड़ती है, यूएसए वाले को भी पड़ती है। तो जितना उनका इंटरेस्ट रेट होता है इंडिया को उससे ज्यादा रखना पड़ता है, तभी तो लोग इंडिया में आएंगे। तो डेफिनेटली यूएसए का तो इंडिया में इंपैक्ट पड़ता ही है। एक्शन ऑफ द आरबीआई, अरे भैया ये आरबीआई ने तो एक्शन लिया है ना, इंडिया में इंटरेस्ट रेट कौन फिक्स करता है, आरबीआई तो करता है। तो डेफिनेटली दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। इन्फ्लेशन एंड द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, भाई ये बिल्कुल सही बात है। इन्फ्लेशन से क्या होता है, देखिए इन्फ्लेशन का मतलब होता है रिडक्शन, और मतलब अरे निकल गया, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, यही तो होता है ना। करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है इन्फ्लेशन की वजह से, यही तो मतलब होता है। पिछले साल 60 रुपए दर्जन केला आता था भैया, 60 रुपए, और इस साल कितना आ रहा है, 80 रुपीज आ रहा है। और एक दर्जन में तो एक 12 केले होते हैं ना, तो पिछले साल 12 केले खरीदने के लिए आपको 60 रुपए देना पड़ रहा था, इस साल आपको 12 केले खरीदने के लिए 80 रुपए देना पड़ रहा है। मतलब आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। दादाजी के समय में 1 रुपए में जो है पूरी बर्थडे पार्टी हो जाया करती थी, इसमें खाना पीना, दारू, नाचना, डांस, डीजे सब हो जाता था। और आजकल 1 रुपए में क्या आता है, आजकल 1 रुपए में सिर्फ टोस्ट करने के काम आता है ना, जो गेम खेलते हो, और कुछ काम नहीं आता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन की वजह से करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, सीधी सी बात है। और करेंसी की वैल्यू कम होने का मतलब ये है
जब करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है तो मतलब जो बॉन्ड यील्ड होता है ना, इसके ऊपर जो गेन होता है वो भी कम हो जाता है। तो ये यील्ड जो है आपकी इन्फ्लेशन से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, क्योंकि आपकी करेंसी को वैल्यू को कम कर देता है। और लोग यील्ड में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि इनको प्रॉफिट कमाना है। तो भैया हाई इन्फ्लेशन होगा तो प्रॉफिट कैसे कमाओगे, है ना? तो इन्फ्लेशन के साथ आपके जो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट होता है वो डायरेक्टली लिंक होता है, क्योंकि आप उसको इन्फ्लेशन से ज्यादा ही रखोगे तभी तो पैसा कमाओगे, अदरवाइज तो लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। तो इसका मतलब ये 3 वाला भी आपका बिल्कुल 100% करेक्ट है। हालांकि ये मैंने बिल्कुल आपको शॉर्ट में बताया है 4 लाइन में, लेकिन जब हम लोग क्लास में करेंगे इसको, फाउंडेशन कोर्स में जो भी टीचर आपको करवाएंगे, ये काफी डिटेल टॉपिक है, ठीक है, उस समय इसको पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपका ऑप्शन डी है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शन यहां पे करेक्ट हैं। तो फर्स्ट का हो जाता है आपका डी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी इन द मोस्ट इन्फ्लेशनरी का मतलब ये है कि जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है, मुद्रास्फीति बेसिकली जिसको कहते हैं लोग, ठीक है। इनमें से किसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है? देखिए सीधी सी बात है, हमारे पास 2 तरह की इन्फ्लेशन होती है ना, अगर आपने पढ़ा हो अपना बेसिक्स। एक हमारे पास होती है कॉस्ट पुश, है ना, कॉस्ट पुश, और एक हमारे पास होती है डिमांड पुल। तो डिमांड पुल का मतलब ये होता है ना, जैसे हम लोग हिंदी में कई बार बोलते हैं कि एक अनार 100 बीमार, एक अनार और 100 बीमार। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक ही अनार है मार्केट में और 100 लोग बीमार हैं, और बीमार आदमी को डॉक्टर क्या बोलता है कि अनार का जूस पियो, का खून बढ़ेगा, ताकत आएगी। लेकिन एक ही अनार है तो होगा क्या? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। और जब डिमांड ज्यादा होती है तो दुकान वाला क्या करेगा? पहले जो अनार वो 20 रुपए का दे रहा था, अभी उस अनार को वो जो है 200 रुपए का देगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा है ना। आप हमारी टेस्ट सीरीज की बात देख लीजिए, किसी भी चीज की देख लीजिए, अगर मान लो हमारे पास सिर्फ 100 सीट्स हैं टेस्ट सीरीज में, और मान लो 1000 बच्चों की डिमांड आ गई, तो डेफिनेटली हम लोग टेस्ट सीरीज का प्राइस बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट कमाना है ना। तो जितनी डिमांड होगी, सप्लाई कम होगी, तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए दुकानदार हमेशा हाई चार्ज करते हैं, और हाई चार्ज को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो जब जब डिमांड बढ़ेगी मार्केट में और सप्लाई कम रहेगी, तब तक जो है वो इन्फ्लेशन आता है। और डिमांड कैसे बढ़ती है? डिमांड बढ़ती है किससे? पैसे से। सोचने से डिमांड नहीं बढ़ती है, पैसा भैया। जब आपकी जेब में पैसा होगा ना, तब आप ज्यादा डिमांड करोगे। अभी आप 6 महीने में मूवी देखने जाते हो, आपकी अगर सैलरी डबल ट्रिपल हो जाएगी, आप हर महीने मूवी देखने जाओगे गर्लफ्रेंड के साथ? नहीं जाओगे क्या? तो हर चीज का ऐसा ही होता है। अभी आप जो है 1 महीने में एक बार बाहर जाके जो है वो बटर चिकन खाते हो, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी तो आप जो है महीने में 10 बार जो है बटर चिकन खाओगे, डिमांड बढ़ेगी ना। अभी आप जो है वो स्विगी से ऑर्डर हफ्ते में 1 दिन करते हो, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी तो आप रोज स्विगी से पिज्जा मंगा के खाओगे। तो जब जब पैसा बढ़ता है तब तक डिमांड बढ़ती है, तब तक डिमांड बढ़ती है, तब तक इन्फ्लेशन बढ़ता है। सीधा सा रिलेशन होता है। और देख लो, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी तो द फाइनेंशियल बजट सिस्टम। क्रिएशन ऑफ नई मतलब मनी मतलब पैसा, पैसा मतलब डिमांड, डिमांड मतलब इन्फ्लेशन। सीधा सा आंसर, बिल्कुल छोटा सा एक आंसर था इसका, आसान सा। हालांकि ये टॉपिक काफी बड़ा है। इन्फ्लेशन जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे इकोनॉमी में, जिसको हम लोग कभी बाद में जब फाउंडेशन कोर्स वगैरह करेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज के दिन क्या हुआ था? इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। होलोकॉस्ट एक बहुत ही, एक मैं तो कहूंगा ब्लैक चैप्टर है वर्ल्ड हिस्ट्री में। वर्ल्ड हिस्ट्री में ब्लैक चैप्टर है। ये देखिए कौन है? ये है हिटलर, एंड ही इज अ मॉन्स्टर। इसने क्या किया? जो ज्यूज लोग थे भैया, 6 मिलियन मतलब 60 लाख ज्यूज महिलाओं को, औरतों को, बच्चों को, मर्दों को, सबको मार दिया गया जर्मनी के अंदर। इनोसेंट बच्चे जो 2-2 महीने के, 2-2 दिन के बच्चे थे। हजारों लाखों लोगों को गैस चैम्बर में बंद करके जो है जहरीली गैस छोड़ दी गई, उनको मार दिया गया। और सिर्फ उनका ये कसूर था, वो ज्यूज थे। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी होलोकॉस्ट के ऊपर, है ना। एक मूवी है जिसे शिंडलर्स लिस्ट कहते हैं, शिंडलर्स लिस्ट मूवी। मैं जब 12th स्टैंडर्ड में था तब मैंने इस मूवी को देखा था, और मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे 3 दिन तक सपने आए थे उस मूवी को देखने के बाद। आज भी उस मूवी के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो शिंडलर्स लिस्ट आप देख सकते हो उस मूवी में क्या हुआ करता था वहां पे, किस तरह से ट्रेन में हजारों लोगों को भर के लेके जाया जाता था, और उस ट्रेन के अंदर सिर्फ हल्का से एक होल होता था सांस लेने के लिए। तो 90% लोग तो उस ट्रेन के अंदर ही मर जाते थे। तो बहुत बुरी चीजें थी वो। तो कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा जाता था। तो 1939 में तो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो ही गया था, 1945 में वो खत्म हो गया था। और बहुत सारे कई साल तक तो लोग पता ही नहीं चला दुनिया को कि ऐसा कुछ हो भी रहा है जर्मनी में, क्योंकि
उस समय सोशल मीडिया थोड़ी ना था, ना ही प्रेस इतनी फ्रीडम हुआ करती थी, और हर चीज़ पे जो है इनका कंट्रोल हुआ करता था नाजीज का। तो उसको रिमेंबर करने के लिए जो है 27 जनवरी ने यूनेस्को ने डिक्लेयर किया कि हम लोग इसको होलोकॉस्ट रिमेंबरेंस डे के रूप में मनाएंगे। तो बहुत ही एक दुखद चीज़ रही है ये। थोड़ा आपका होलोकॉस्ट के बारे में पढ़ना है तो थोड़ा आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। कि और सिर्फ ये होलोकॉस्ट, हम सिर्फ जर्मनी की बात ही नहीं करते हैं। आजकल क्या चल रहा है दुनिया में, आजकल यही तो चल रहा है ना, माइनॉरिटीज को लोग मारने की बात कर रहे हैं, खुलेआम सरेआम। मेजोरिटी वाले रैलीज कर रहे हैं भैया, सभाएं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैलीज कर रहे हैं, और सीधा बोल रहे हैं डायरेक्ट जनता को कि माइनॉरिटीज को मारो, इनको अधिकार नहीं है रहने का। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रहा है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। ये अमेरिका में हो रहा है, ये फ्रांस में हो रहा है, ये जर्मनी में हो रहा है, वियतनाम में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। जो अल्ट्रा राइट विंग पॉलिटिशियंस हैं, जो अल्ट्रा राइट विंग लीडर्स हैं, वो अपनी जनता को डिमांड कर रहे हैं कि मारो इनको माइनॉरिटीज को। और सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी की बात नहीं करते हैं, हर टाइप की माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। तो ये जो होलोकॉस्ट से हम लोग सीख ही नहीं रहे हैं यार। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, फर्स्ट वर्ल्ड से हमने सीखा क्या? कुछ नहीं सीखा। इंसान हिस्ट्री से कुछ सीखता नहीं है, जबकि हिस्ट्री इवेंट्स इसीलिए तो होते हैं कि भैया सीखो, फ्यूचर वाली जनरेशन सीखो कि जो गलतियां हमने करी तुम मत करो। लेकिन हमारे यहां पे ये हरिद्वार में क्या हो रहा है, सरेआम लोगों को बोला जा रहा है कि मारो इनको, भगाओ इनको यहां से, है ना। तो और सिर्फ इंडिया का तो एक छोटा, श्रीलंका में भी यही हो रहा है, बांग्लादेश में यही हो रहा है, चाइना में यही हो रहा है, हर जगह दुनिया में यही हो रहा है। तो भैया थोड़ा सा शांति बनाए रखें, सबको रहने का अधिकार है दुनिया में, ठीक है। ये दुनिया क्या मालिक नहीं हो, ठीक है। दुनिया में रहने के लिए 4 दिन आए हो, 4 दिन की चांदनी है, जियो, जीने दो और शांति से रहो, और जो है अगले लोक में वास करो, राइट। चलिए आज का जो अगला छोटा सा टॉपिक है, 2 लाइन का टॉपिक है। देखिए इसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, 21 तोपों की सलामी दी गई थी, ठीक है। और नेशनल वॉर मेमोरियल पे मोदी जी गए, प्राइम मिनिस्टर गए हमारे, उनको श्रद्धांजलि दिया। जो नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में ऑलरेडी हम लोग अच्छे से कर चुके हैं, जब हम लोगों ने अमर जवान ज्योति के बारे में पढ़ा था तो ये नया बनाया गया था ना। तो आजकल जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो नेशनल वॉर मेमोरियल पे ही होती हैं, अमर जवान ज्योति पे नहीं होती। इवन इसकी ज्योति को भी बुझा दिया गया है और इसके साथ मर्ज कर दिया गया है, तो थोड़ा सा आप वो देख सकते हो। उसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त एक एयरफोर्स ने इस बार जो है वो शो दिखाया, और यहाँ पे जो है ये महिला है, इनका ये जेट फाइटर हैं बेसिकली। इनका नाम है शिवांगी सिंह, आजकल बहुत ही सेलिब्रिटी बन गई हैं भैया। पहली ऐसी महिला जेट फाइटर पायलट हैं जिन्होंने रिपब्लिक डे पे परफॉर्म किया है, ठीक है। मतलब प्लेन इन्होंने उड़ाया है बेसिकली। परफॉर्म का मतलब ये नहीं कि गाना गाया है, सिंगिंग किया है, वो नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा हल्का सा देख सकते हो आप। आपका जो कल हमने क्वेश्चंस पूछे थे, आज उन्होंने इसका आंसर दे ही दिया है। खैर आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल एशियन समिट होने होगा। देखिए इस बार मोदी जी ने क्या किया ना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लीडर्स को बुलाया था। हर साल हम लोग किसी ना किसी को बुलाते हैं, एक बार ओबामा को भी हम लोगों ने बुलाया था, राइट, और एक बार हम लोगों ने ट्रंप को भी बुलाया था। तो इनको बुलाते रहते हैं ताकि वो डोमेस्टिक जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो इंप्रूव हो। तो इस बार हम लोगों ने क्या किया था, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लीडर्स को, चीफ लीडर्स, मतलब कहीं पे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम प्रेसिडेंट, उनको इनवाइट किया था इंडिया में आने के लिए कि आइए और हमारा यहाँ पे प्रदर्शन देखिए और कुछ ना कुछ अग्रीमेंट भी करके जाइए। तो कोई भी आता है ना खाली हाथ नहीं जाता है, अग्रीमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है। तो इस बार इनको बुलाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक एंड ऑल दैट। लेकिन आए नहीं तो कोई बात नहीं भैया, आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, है ना, फेस टाइम कर सकते हैं, जूम कॉल कर सकते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है पहला इंडिया और सेंट्रल एशिया समिट होने वाला है। सेंट्रल एशिया मतलब है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। इन 5 कंट्री के लोग जो है यहाँ पे आएंगे, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो बार बार उस ट्रिक्स को बताने का कोई मतलब नहीं है। जिसका हमारा ट्रिक क्या था, ATK, ठीक है, ATK। देखिए A फॉर अफगानिस्तान, T फॉर तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ATK और K फॉर काजिकिस्तान। और फिर क्या था, अब उल्टा चलिए, A फॉर अफगानिस्तान, T फॉर ताजिकिस्तान और K फॉर किर्गिस्तान। तो ATK और ATK हम लोग कर चुके हैं, और बीच में क्या था आपका, उज्बेकिस्तान, राइट। तो ये ट्रिक ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं, तो बार बार करवा के कोई फायदा उसका होता नहीं है। ATK, ठीक है, और ATK, ये तो किया था हम लोगों ने। ये कजाकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, राइट। चलिए,
तो इसको हम लोग करने वाले हैं। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी जैसा कि यूजुअली होता है ना। ट्रेड के बाद मुद्दे में एक्चुअली सेंट्रल एशिया के साथ हमारा कोई खास ट्रेड है नहीं, जो हमारा 2 से 3 बिलियन डॉलर का ट्रेड है और वो भी सिर्फ कजाकिस्तान के साथ है। एनर्जी वगैरह, वो नेचुरल गैस वगैरह हम लोग वहाँ से वो करते हैं, और कोई ज़्यादा ट्रेड है नहीं। तो ट्रेड के बारे में बात होगी, कैसे फ्यूचर में हम ट्रेड को इंप्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा कल्चरल और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के बारे में बातें होंगी। यूक्रेन के अंदर आजकल जो हंगामा चल रहा है उसके बारे में ये लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे। उसके अलावा चबाहर पोर्ट के बारे में बात करेंगे जो ईरान के अंदर है, और उज्बेकिस्तान भी वहाँ पे कोलैबोरेट करने वाला है। हालांकि चबाहर पोर्ट से ईरान ने फिलहाल के लिए तो इंडिया को निकाल दिया है, राइट, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में कुछ ना कुछ चबाहर पोर्ट के लोग कुछ डेवलपमेंट हो। तो छोटी सी न्यूज़ है, कुछ खास यहाँ पे था नहीं। और आगे बढ़ते हैं। ड्रंक ड्राइविंग कैन नॉट बी ट्रीटेड लीनियंटली। देखिए, एक ऑफिसर थे जो है प्रोविंशियल आर्म्ड जो है कांस्टेबल थे वो, और वो थोड़ी बहुत दारू वारू उन्होंने पी रखी थी, 2-4 घूंट लगा रखी थी जैसे इसने लगा रखी है, और उन्होंने किसी को ठोक दिया। फॉर्चुनेटली एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं था और उस आदमी का जो है वो थोड़ी बहुत चोट आई, लेकिन मामला गया कोर्ट में, और कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है सस्पेंड कर दिया। सिर्फ सस्पेंड ही नहीं किया, उनको कुछ सजा भी सुनाई, कुछ फाइन भी लगाया। और इन्होंने कहा कि देखो भाई, माना कि मैंने दारू पिया था, और लेकिन मैंने सिर्फ 2 पैग लगाए थे। 2 पैग लगाने के बाद मैं होश में था, और एक्सीडेंट जो हुआ है ना वो भी माइनर एक्सीडेंट था, थोड़ा बहुत चोट लगा होगा इसको, तो आप मुझे इतनी गंभीर, इतनी पनिशमेंट क्यों दे रहे हो? ऐसा उसने सुप्रीम कोर्ट को पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखो, हो सकता है तुमने दारू थोड़ी पी हो सकता है तुम, वो जो एक्सीडेंट हुआ है वो भी छोटा सा हुआ हो, लेकिन वो बड़ा भी एक्सीडेंट तो हो सकता था ना। इट कुड बी अ मेजर एक्सीडेंट। तो आप लोग जो दारू पी के साइकिल चलाते हो, गाड़ियां चलाते हो, आप लोग खुद की जान को तो खतरे में डालते ही हो भैया, अगले नेक्स्ट जो आपके सामने आ रहा है उसकी जान भी खतरे में डाल रहे हो। तो आपको कोई हक नहीं है किसी और की जान को खतरे में डालने का। हो सकता था ये बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता था, इसीलिए आपको सजा छोटी नहीं मिलेगी। वी आर नॉट गोइंग टू बी लीनियंट। तो ड्रंक ड्राइविंग एक्सीडेंट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको सजा बराबर मिलेगी। मुझे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हालांकि मैं पूरा गलत हो सकता हूं और ये सुप्रीम कोर्ट सही भी हो सकता है और होगा भी शायद, लेकिन आप ये सोच के देखिए कि मतलब एक्सीडेंट हुआ तो नहीं ना यार, तो आप उसको इतनी सजा कैसे दे सकते हो? मतलब आपने किसी आदमी को थप्पड़ मारा और उसके गाल पे जो है उंगलियां छप गई और सुप्रीम कोर्ट में केस चला जाएगा, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि तुम्हारे थप्पड़ मारने से इस आदमी का खून भी तो हो सकता था, ये आदमी मर भी तो सकता था, इसकी यादाश्त भी तो जा सकती थी, इसीलिए मैं आपको जो है उम्र कैद की सजा सुनाता हूं। अरे हो सकता था, हुआ तो नहीं ना। तो ये थोड़ी सी चीज़ें मुझे हल थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगा। अगर आप में से कोई कानून के जानकार हैं, अगर किसी ने LLB LLM कुछ किया हुआ है, कोई अगर लॉयर हैं हमारे ऑडियंस में, जो बच्चे देख रहे हैं इनमें से अगर कोई है, तो आप थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि आपको भी कुछ समस्या है क्या इससे। हालांकि ड्रंक ड्राइविंग बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। माइनर हो एक्सीडेंट या बड़ा हो एक्सीडेंट, बिल्कुल दोनों चीज़ें गलत हैं। बड़ा भी हो सकता था डेफिनेटली, तो सुप्रीम कोर्ट का अपना सोचना है। लेकिन अगर इसी लॉजिक को हम लोग दूसरी चीज़ों में अगर सेट करेंगे तो फिर ये चीज़ ठीक नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। US यूनिवर्सिटी वोट्स टू ऐड कास्ट एज अ प्रोटेक्टेड कैटेगरी। देखिए भैया, जो कास्ट वाला मुद्दा है ना, ये USA में भी पहुंच गया है, USA की यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। देखिए वहाँ पे आप मतलब हैरान रहोगे इस चीज़ को सोच के कि USA की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो फैकल्टीज़ होती हैं, जो स्टूडेंट्स होती हैं, उनकी भी यूनियंस बनी हुई हैं। तो स्टूडेंट को तो आप बाहर निकालते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स फैकल्टी की भी यूनियंस बनी हुई हैं, हायर कास्ट और लोअर कास्ट। USA की यूनिवर्सिटीज़ में, कैलिफोर्निया में भी, हार्वर्ड में भी, MIT वगैरह में भी दलित फैकल्टीज़ की अलग यूनियंस है, ठीक है, और जो सो कॉल्ड हायर कास्ट फैकल्टीज हैं उनकी अलग यूनियंस हैं। तो ये जो दलित यूनियन थी वहां पे, वो काफी समय से ये प्रपोज कर रही थी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को कि आप लोग कास्ट को, इंडियन जो कास्ट है, कास्ट सिस्टम, उनको जो है प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डालिए। जैसे आपने माइनॉरिटीज को डाला हुआ है, आपने अफ्रीकन अमेरिकन को डाला हुआ है ना, इस तरह से हमें भी आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डालिए, ताकि क्योंकि हमारे साथ यहां भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। मतलब इंडिया आपने छोड़ दिया, इंडिया आपने छोड़ दिया, लेकिन इंडिया ने आपको नहीं छोड़ा। समझ रहे हो बात? आप यहां से बच के जा सकते हो, USA में जाइए, मंगल ग्रह पे जाइए। मुझे इतना 100% पता है, अगर मंगल ग्रह पे 10 इंडियन चले गए ना, तो वहां पे भी वो लोग एक दूसरे की कास्ट पूछेंगे,
और वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। इतना खून के अंदर, डीएनए के अंदर घुस चुका है ना हजारों साल से। तो ये उसका ही एक एग्जाम्पल है। लेकिन वहीं पे दूसरा ग्रुप है हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब गलत है, नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इस तरह से चल रही हैं। अभी के लिए तो यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को मान लिया है, तो आगे से वहाँ पे भी कास्ट को एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रखा जाएगा। देखिए कास्ट को लेके क्या कहते हैं ना, कास्ट को लेके कहते हैं कि जाति कभी नहीं जाती। जाति वो होती है जो कभी नहीं जाती, ऐसे ही तो बोलते हैं। आप जिस जाति में पैदा हो गए वो जाति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आप धर्म बदल सकते हो, प्रोफेशन बदल सकते हो, देश बदल सकते हो, दुनिया बदल सकते हो, आप सोलर सिस्टम से जो है किसी और सिस्टम में जा सकते हो, लेकिन जाति कभी नहीं जाती। अनफॉर्चुनेट है ये बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं कहता हूं कि जाति कभी तो छोड़ो, कहीं भी नहीं जाती। मतलब आप कहीं भी चले जाइए आपका पीछा छोड़ेगी नहीं, जैसा कि इस एग्जांपल में साफ नजर आ रहा है। आप यूएसए में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, इंडियन जो लोग होंगे ना वो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे ही करेंगे कास्ट को लेके। बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। खैर जो भी है, तो ये छोटा सा मामला था, कुछ खास इसमें था नहीं। और स्पोर्ट बिल्ड पेलिकन डाइंग एन मास इन आंध्र प्रदेश। भैया आंध्र प्रदेश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं तैनी नीलमपुरम इंपोर्टेंट बर्ड एरिया, कहां पे पड़ता है? नोपादा स्वाम्प उसका नाम है। स्वाम्प मतलब एक वेटलैंड होती है, लेक टाइप की होती है, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में। तो ये थोड़ा नाम याद रख लेना कि आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ती है तैली नीलपुरम, क्योंकि न्यूज में है तो शायद वो एग्जाम में आपसे पूछ भी सकता है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे खास तरह का बर्ड पाया जाता है जिसे कहते हैं स्पोर्ट बिल्ड पेलिकन। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हो, काफी लंबी गर्दन होती है इसकी, चोंच भी काफी लंबी होती है। और ये गर्दन चोंच लंबी क्यों होती है? ताकि ये पानी में जो फिश होती हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, तो उनको पकड़ सके, इसलिए तो चोंच लंबी होती है। अब इसकी जो है वो अनफॉर्चुनेटली डेथ हो रही है। जैसे कोरोना वायरस फैल गया है ना, लाखों लोगों की डेथ हो रही है, इसी तरह से इनके अंदर भी एक तरह का वायरस, एक पैरासाइट है, बेसिकली वायरस नहीं कह सकते, पैरासाइट है, वो इनके अंदर आ गया है, जिसकी वजह से बीमार हो रहे हैं और काफी संख्या में मर भी रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, पैरासाइट क्या होता है? आपने कभी देखा होगा, जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग स्पेशली होते हैं, इनके ऊपर कुछ टिक्स लगे होते हैं, है ना, वो कीड़े इनकी स्किन के ऊपर चिपक जाते हैं, खून चूसते रहते हैं, उसे पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट बेसिकली जो किसी दूसरे की बॉडी के ऊपर रह के सर्वाइव करते हैं। कई लोगों को जुएं हो जाती है ना सर में, जो नहाते नहीं है 2-2 महीने तक, सर में जुएं भी एक पैरासाइट ही है। तो इनकी बॉडी पे पैरासाइट पाए जाते हैं। वो पैरासाइट आए कहां से? वो पैरासाइट आए हैं जो ये फिश वगैरह कंज्यूम करते हैं ना पानी से, उससे आए हैं, और जिसकी वजह से इनकी डेथ हो रही है। तो ये थोड़ा सा इसलिए न्यूज में था। तो स्पोर्ट बिल्ड जो पेलिकन है वो आपका जो है पेनिनसुलर इंडिया में पाया जाता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में पाया जाता है, श्रीलंका में पाया जाता है, कंबोडिया वगैरह में पाया जाता है। शैलो लोलैंड, वो फ्रेश वाटर में रहते हैं ये लोग, तो सोल्ट वाटर में ये लोग नहीं रह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो इनका जो हैबिटाट होता है दैट इज लोलैंड फ्रेश वाटर। ब्रीडिंग जो सीजन होता है वो अक्टूबर से लेके मई तक होता है, मतलब अभी इनका ब्रीडिंग सीजन चल रहा है। देखिए डेथ होने का अलग बात है, लेकिन जब ब्रीडिंग सीजन में डेथ होती है ना तो और भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट होता है, क्योंकि पॉपुलेशन फर्दर घट जाता है, राइट। उसके अलावा ये पैरासाइट का नाम क्या है? इसका नाम है नीमाटोड। ये आपको याद रखना है, नीमाटोड पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और तो कुछ खास इसमें था नहीं, बस यही है, थोड़ा बहुत छोटी सी न्यूज है। उसके अलावा इंडिया प्रोब चाइना वियतनाम ओवर डंपिंग ऑफ द विनाइल टाइल्स। देखिए हम लोग घर में टाइल वगैरह लगाते हैं ना, मेरे घर में भी लगी हुई हैं विनाइल टाइल्स। अब ये मुझे पता नहीं कि विनाइल टाइल आई कहां से थी, चाइना से आई थी, वियतनाम में आई थी, इंडिया से प्रोड्यूस हुई थी, ये मुझे पता नहीं, लेकिन विनाइल टाइल मोस्टली घरों में आजकल लगी होती हैं। अब समस्या ये है कि जो विनाइल टाइल हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से, वियतनाम से, ठीक है, श्रीलंका से भी करते हैं थोड़ा बहुत, तो ताइवान से भी करते हैं, ये लोग इंडिया में इस टाइल को डंप कर रहे हैं। डंप का मतलब ये होता है जैसे कूड़ा कचरा होता है ना, कूड़ा कचरा उसको फेंक दिया जाता है, तो उसको डंप कर दिया जाता है कूड़े कचरे को। तो ये जो इंडिया में विनाइल टाइल को ना कूड़े कचरे के जैसे डंप कर रही हैं, जैसे इंडिया कोई डंपिंग ग्राउंड हो भैया, कोई कूड़े का कचरे का ढेर हो, तो यहां पे कूड़े कचरे का विनाइल टाइल से रिप्लेस कर सकते हो। तो चाइना, वियतनाम, ताइवान, इंडिया में इतने सस्ते दाम पे इन टाइल्स को डंप कर रहे हैं। इंडिया के जो डोमेस्टिक विनाइल टाइल जो कंपनीज हैं, जो प्रोडक्शन है, वो पूरी तरह से चौपट हो गया है, ठन गोपाल हो गए हैं वो, क्योंकि उनकी बिक्री हो ही नहीं रही। सोच के देखिए भैया, ताइवान से आने वाला विनाइल आपको अगर 200 रुपए फीट मिल रहा है
और इंडिया वाला आपका जो है 350 रुपीज पर फीट मिल रहा है, तो आप इंडिया वाला क्यों खरीदोगे? आप तो ताइवान वाला खरीदोगे ना। समझ रहे हो इस बात को? तो उनके प्रोडक्ट इतने सस्ते हैं कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट जो है वो लगभग खत्म होती चली जा रही है। इसकी को लेके इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसकी वहां पे कंप्लेंट की गई और इसको अभी इंक्वायरी किया जाएगा। अगर ये एविडेंस सही होता है, अगर ये पाया जाता है कि एक्चुअली में डंपिंग हो रही है, तो इंडिया की सरकार उन कंपनीज के अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है। उस एक्शन को कहा जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो देखिए क्या लिखा हुआ यहां पे, जो WTO की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, ये देखिए यहां पे जो है ना WTO की डेफिनेशन है, मैंने पूरे WTO की वेबसाइट से ही यहां पे चेप दिया है पूरा। इफ अ कंपनी एक्सपोर्ट्स अ प्रोडक्ट at a lower price lower than the price it normally charges on its own home market is said to be the dumping the product। थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कहता है कि जब किसी चीज का प्राइस उसके इनपुट प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम हो जाए, मतलब इसको बनाने में 200 रुपया आया लेकिन आप इसको बेच रहे हो 150 रुपीज में, इसे कहते हैं एंटी डंपिंग। चाइना में इस टाइल का जो प्राइस है मान लो वो 500 रुपए है और इंडिया में इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 300 रुपए है। तो जितना आपकी डोमेस्टिक कंट्री में उसका प्राइस होता है ना, उससे भी सस्ते दाम पे अगर आप इंडिया में बेचते हो तो उसे कहते हैं एंटी डंपिंग। बेसिकली ये कूड़े को फेंकने जैसा हो गया और इससे इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। WTO के अंदर अग्रीमेंट है, उसमें कहा जाता है अगर कोई कंट्री एंटी डंपिंग करती है तो अकॉर्डिंग टू एंटी डंपिंग अग्रीमेंट उस कंट्री के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। फ्यूचर में भी इस तरह के एक्शन लिए गए हैं डेफिनेटली, और जैसे अमेरिका ने एक्शन लिया था चाइना की स्टील के अगेंस्ट में, वो भी एंटी डंपिंग वहां की ड्यूटी वहां पे लगाई गई थी। तो इसे जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मतलब जब चाइना का प्रोडक्ट इंडिया की मार्केट में चाइना की मार्केट से भी सस्ता हो जाए उसे कहते हैं एंटी डंपिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा एंटी डंपिंग। इससे मिलती जुलती एक और टर्म मैं आपको बताता हूं, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो सेल्फ आपकी काम के लिए है, आप उसको खुद से थोड़ा सा सर्च करें। एक होती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ठीक है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये थोड़ा सा आप खुद से गूगल करिए। और काउंटर वेलिंग ड्यूटी में और एंटी डंपिंग ड्यूटी में क्या डिफरेंस होता है, ये थोड़ा सा आपके लिए एक होम असाइनमेंट का टाइप का आप समझ लीजिए। थोड़ा सा करना है और आपके जो इकोनॉमी के नोट्स हैं वहां पे भी जाकर आप इसको ऐड कर सकते हो। काउंटर वेलिंग ड्यूटी और दिस एंटी डंपिंग ड्यूटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक था, कुछ खास था नहीं इसमें। इंडिया स्लैम्स पाकिस्तान एट द UN सिक्योरिटी, तो ये तो हमारा चलता ही रहता है ना। यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे को गाली देना तो हमारा प्रोफेशन ही हो गया है। तो उसको लेके ही थोड़ा सा ये था कि कैसे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो गए हैं, कैसे फ्यूचर में वो इंप्रूव हो सकते हैं। छोटा सा एडिटोरियल सेक्शन वाले पेज से ही लिया गया है, मेरे ख्याल से पेज नंबर 7 या 8 होगा, देख लीजिएगा। तो अभी आपको पता है कि थोड़े समय पहले ही, मतलब पिछले हफ्ते ही, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने इंडिया को प्रपोजल भेजा था कि जो पिलग्रिमेज वहाँ से आते हैं वो एयर रूट के थ्रू भी आ सकते हैं, है ना। तो इंडिया में ऐसी बहुत सारे जगहें हैं जहाँ पे पाकिस्तान से आने वाले पिलग्रिमेज आते हैं, जैसे निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह हो गई दिल्ली में, अजमेर शरीफ है ना, अजमेर में दरगाह हो गई, यहाँ पे लोग आते हैं। उसी तरह से इंडिया से भी काफ़ी हिंदू और सिख पिलग्रिमेज हैं जो जाते हैं पाकिस्तान में, जैसे बलूचिस्तान के अंदर जो है वो हिंगलाज माता मंदिर हो गया, या फिर खैबर पख्तूनख्वा में परमहंस का मंदिर हो गया, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो लोग जाते हैं क्योंकि कल्चरल रिलेशनशिप है ना। 1974 में हम लोगों ने अग्रीमेंट किया था जिसमें इंडिया से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से इंडिया में पिलग्रिमेज जा सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ लैंड रूट के थ्रू आते हैं, वाघा अटारी बॉर्डर से आते हैं, ये आपको पता है। और वैसे पिछले 2 साल में इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर लगभग सील हैं क्योंकि कोविड-19 वजह से वो सब हो गया। आर्टिकल 370 के बाद हमारे रिलेशन थोड़े से और ज़्यादा खराब हो गए, काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए बेसिकली, है ना। पुलवामा अटैक के बाद तो लगभग इंडिया और पाकिस्तान में वॉर ही होने वाला था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने करतार कॉरिडोर को ओपन किया। तो करतार कॉरिडोर एक बेसिकली आप इंडिया का जो पंजाब है और पाकिस्तान का जो पंजाब है उसके बीच में गलियारा है, ठीक है, और वहाँ पे गुरुद्वारा है, वहाँ पे आप जाके मत्था टेक सकते हो, प्रे कर सकते हो। बेसिकली सिख जो वो एक पिलग्रिमेज के लिए लोग जाते हैं वहाँ पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं। तो इनका कहना यही है कि भैया देखो, लड़ाई माफ़ करो, है ना, आगे आपको पता ही है क्या होता है। तो थोड़ा सा रिलेशन हमारे अच्छे रहेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। हालांकि हमारे रिलेशन एक मामले में अच्छे भी हैं। कैसे? फरवरी के महीने में इंडिया और पाकिस्तान ने जो है सीज फायर अग्रीमेंट किया था कि भैया हम लोग
एक दूसरे के ऊपर गोलियां नहीं चलाएंगे बेसिकली। अभी तक मतलब 1979-80 के बाद अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने लंबे समय तक पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने सीज फायर को फॉलो किया है। तो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन चाइना भी इंडिया भी इस बात को समझता है। तो चाइना के साथ हमारी टेंशन चल रही है, तो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कर लिया, क्योंकि देखिए दोनों साइड में अगर टेंशन रहेगी तो खतरा ज्यादा है। तो पाकिस्तान के साथ इस समय माहौल काफी पीसफुल है बॉर्डर पे कंपैरेटिवली, मतलब आर्मी की तरफ से। टेररिस्ट तो इन्फ्लेट करते ही रहते हैं, वो तो पहले भी कर रहे थे तो आगे भी करेंगे, बात आर्मी की चल रही है। तो चाइना के साथ टेंशन है, कम से कम यहाँ पे थोड़ा माहौल ठीक है। तो उसी को एक आर्टिकल है कि हम लोग फ्यूचर में इंप्रूव कर सकते हैं, ऑल दैट। अनलॉक इंडियाज फूड प्रोसेसिंग पोटेंशियल। फूड प्रोसेसिंग हमारे सिलेबस का बहुत एक इंटीग्रल पार्ट है। बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख सकते हो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस द फैक्टर्स फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ द एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ऐसे क्या कारण है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही इंडिया की ज्यादातर एग्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेटअप है। हरियाणा में, पंजाब में थोड़ा बहुत पार्ट जो है, राजस्थान में हल्का सा पार्ट, ठीक है। इसके कारण आपको बताने थे और कुछ था नहीं यहाँ पे, छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये टॉपिक ऑलरेडी एडिटोरियल में कवर हो चुका था 1-2 साल पहले। तो जिन बच्चों ने इस एडिटोरियल को पढ़ा होगा डेफिनेटली उनको तो ये अटेम्प्ट कर ही लिया होगा अच्छे से। उसके अलावा देख सकते हो, एलैबोरेट ऑन द पॉलिसी टेकन बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में चैलेंजेस कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। व्हाट आर द रीजंस फॉर पुअर एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिव स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट्स, हाउ द फूड प्रोसेसिंग यूनिट विल बी हेल्पफुल टू अपलिफ्ट द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पुअर फार्मर्स। तो भैया पुअर फार्मर का मतलब ये होता है कि उनके पास लैंड होल्डिंग कम होती है। तो यहां से अगर वो लोग कुछ नहीं कर सकते, मान लो उनकी इनकम जनरेट नहीं हो रही है, तो कम से कम फूड प्रोसेसिंग के थ्रू कैसे वो लोग अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, है ना। आसान है ना? नहीं आसान नहीं है। जो लिखोगे ना तब नानी दादी याद आ जाएगी आपको। तो लिखने की कोशिश करनी है। तो थोड़ा सा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में क्या पूरा मामला है, इंडिया में क्या होता है, कैसे होता है, उसको थोड़ा सा पढ़ें। और इसी सीरीज में आज का एडिटोरियल भी है, अनलॉक इंडियाज फूड प्रोसेसिंग पोटेंशियल। कहने का मतलब यह है कि इंडिया में फूड प्रोसेसिंग का पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो अभी लॉक है, उसको हम लोग पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो उसको अनलॉक करना है, और अनलॉक करने के बहुत सारे बेनिफिट होंगे, ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट होंगे। तो भैया 2050 तक दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो 10 बिलियन होने वाली है ना। उसको लेके क्या होगा, तो फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, फूड की डिमांड बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे तो खाने वाले पेट भी बढ़ेंगे, पेट बढ़ेंगे तो फूड ज़्यादा चाहिए। लेकिन वो फूड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल भी होना चाहिए और इकोनॉमिकली वायबल भी होना चाहिए, तभी तो आप लोगों की डिमांड पूरी कर पाओगे, है ना। तो और इंडिया में क्या है, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा, वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। तो इंडिया बहुत क्रूशियल रोल यहाँ पे प्ले कर सकता है। और इंडिया की तो माशाल्लाह पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है, तो आने वाले समय में पॉपुलेशन और बढ़ेगी। तो इंडिया को जो है अपनी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले समय में इतनी बड़ी पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल किया जा सके। इसके लिए अभी इंडिया ने एक स्कीम चलाई है जिसे कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इंडिया ने मेरे ख्याल से 10-11 सेक्टर में चलाई है, टेक्सटाइल में चलाई है, इलेक्ट्रॉनिक्स में चलाई है, फूड प्रोसेसिंग में भी चला रखी है। तो ये है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आप गूगल करोगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन हल्का सा आपको बता देता हूं। जैसे इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई डोमेस्टिक कंपनी है, इंडिया की कोई कंपनी है, अगर वो किसी सामान को प्रोड्यूस करती है तो सरकार उसको जो है इंसेंटिव देती है। तो जितना सामान वो बेचेंगे डोमेस्टिक मार्केट में, सरकार उनको उतना ही इंसेंटिव देगी, उनको प्रॉफिट देगी, उनको टैक्स में थोड़ी बहुत छूट दे सकती है ना। इस तरह के उनको बेनिफिट देते हैं, बेसिक सब्सिडी टाइप का ही है ये। तो जितना वो प्रोड्यूस करेंगे, जितना वो बेचेंगे, उतना ही ज्यादा सरकार उनको इंसेंटिव देगी, और जितना ज्यादा उनको इंसेंटिव मिलेगा उतनी ही ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो बेसिकली प्रोडक्शन लिंक जो इंसेंटिव स्कीम है वो इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट को ग्रो करने के लिए चलाई है। इसमें फॉरेन कंपनीज भी आ सकती हैं, लेकिन ज्यादातर जो यहाँ पे रोल रहेगा वो इंडियन गवर्नमेंट का ही रहेगा, कंपनीज का ही रहेगा, अंडर आत्मनिर्भर भारत। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रोडक्शन लिंक सेंसिटिव इंसेंटिव स्कीम चलाई थी। मतलब भैया आप प्रोड्यूस कीजिए, बेचिए, हम आपको इंसेंटिव देंगे। जैसे प्राइवेट कंपनी में नहीं होता, जब आप अपना टारगेट पूरा कर देते हो तो कंपनी आपको इंसेंटिव देती है आपकी सैलरी के अलावा। तो ये कुछ इसी तरह का है। तो 6500 करोड़ रुपए सरकार ने अभी तक मतलब देने की वादा किया है, या थोड़ा बहुत दे चुकी है, अगले 2 साल में देने वाली है फूड प्रोसेसिंग को लेके।
पेंडेमिक में जो है वो फूड प्रोसेसिंग का स्कोप थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ गया है। देखो आजकल क्या है, लोग ऑफिस तो जाते नहीं हैं, घर पे ही रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो लोग क्या करते हैं आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ऑर्डर करने लगे हैं। और ऑनलाइन ऑर्डर करने का मतलब ये है कि फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है वो भी ग्रो कर रही है। तो लोगों को आजकल रेडी टू ईट चाहिए। आप बाहर से सब्जियां लेके आओगे, किचन में उसको पकाओगे, समय लगेगा, फिर खाओगे, अरे लंबी प्रोसेस है यार, 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो इससे बढ़िया कि स्विगी से ऑर्डर करो, सीधा बना बनाया आएगा पिज्ज़ा, उसको खाओ। तो फूड प्रोसेसिंग का जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है इवन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। ठीक है, अभी हम लोग क्या है, हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन वीट और राइस के ऊपर डिपेंड करती है, राइस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है, खैर वीट के ऊपर भी करती है। तो आने वाले समय में इंडिया की जो पॉपुलेशन है उनकी फूड हैबिट्स चेंज हो जाएंगी, अभी भी चेंज हो रही हैं। तो हम लोग वीट और राइस से हट रहे हैं, हम लोग नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इंडिया में ज़्यादातर लोग नहीं, इंडिया में खैर 60 से 70% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो वेजिटेरियन है, लेकिन उनको प्रोटीन कंज्यूम करना है। तो वो लोग क्या करते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन कंज्यूम करते हैं ना। फर्मेंटेड फूड्स हम लोग करते हैं, हेल्थ बार्स जो होते हैं चॉकलेट टाइप की होती हैं, वो हेल्दी बार्स होते हैं, प्रोटीन वगैरह उनके अंदर होता है। तो ये चीज़ें हम लोग आजकल यूज़ करते हैं। इवन अपने कुत्ते और बिल्लियों को खिलाने के लिए भी हम लोग आजकल प्रोसेस्ड फूड उनको खिलाते हैं ना, पेडिग्री। मेरे घर पे जो डॉगी है उसको हम लोग पेडिग्री खिलाते हैं। तो थोड़ा सा आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि लोग की फूड हैबिट्स चेंज हो रही है, नए नए प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इवन जो आपके बिस्किट होते हैं ये भी तो फूड प्रोसेसिंग ही है। तो कोई भी चीज़ आपको जो पैकेजिंग में नज़र आती है वो फूड प्रोसेसिंग का ही पार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे एमएसएमईज का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इंडिया में जो ज्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है वो एसएमई सेक्टर के अंदर ही होती है। तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा स्कोप है। लेकिन एमएसएमई सेक्टर में सबसे बड़ी समस्या है कि इनके पास क्रेडिट नहीं है, पैसा नहीं है, तो बैंक वगैरह इनको पैसा नहीं देते हैं। तो जो आप हमारी पीएलआई जो स्कीम है, पीएलआई स्कीम के तहत हम लोग एमएसएमईज को भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, ताकि वो लोग भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर आएँ और ग्रो करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। जैसे हमारे पास एक मुद्रा स्कीम है, तो मुद्रा स्कीम का भी यही तो पर्पज़ है कि जो हमारा जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको क्रेडिट दिया जाए। क्रेडिट करेंगे तो वो ग्रो करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, ये जो है इन्होंने यहाँ पे बताया था। और इन्होंने एक खाम खा की कंक्लूजन लिखा हुआ है, मुझे लगता नहीं था कि यहाँ पे ये कंक्लूजन बिल्कुल सूटेबल है, बट लिख दिया है तो थोड़ा आप क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने लिखा है आफ्टर अ सेंचुरी लेटर ल्यूमिनस and night lights data obtained from the satellite indicate the extent of the economic progress. No wonder 50 years hence the progress of the decade. देखिए आजकल आपने एक चीज़ देखते होंगे व्हाट्सएप वगैरह पे, दिवाली के समय में खासकर दिवाली के समय क्या होता है, वो लोग ना सैटेलाइट की इमेज भेजते हैं जिसमें आपको दिखता है कि इंडिया ना बहुत ज़्यादा एकदम लाइट ही लाइट है इंडिया में। हालांकि वो जो इमेज आपने देखी थी वो फेक थी। ठीक है, बट फिर भी सैटेलाइट इमेज में से देख के आप ये बता सकते हो कि दुनिया के कौन से एरिया ऐसे हैं जहां पे जो हाईली डेवलप्ड हैं, कौन से ऐसे एरिया हैं जो बिल्कुल लो डेवलपमेंट वाले हैं। अगर आप सैटेलाइट इमेज देखोगे रात की वर्ल्ड की, तो आपको ये नजर आएगा कि जो अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, वो बिल्कुल डार्क होते हैं क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। लेकिन जो वेस्टर्न यूरोप है ना, जो नॉर्थ अमेरिका के कुछ एरियाज हैं, जापान है, चाइना का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, वो पूरी तरह से बिजली से जगमगा रहा होता है। इससे क्या पता लगता है? इससे डेवलपमेंट का पता लगता है, क्योंकि जो कंट्री और जो एरिया जितना ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं वो उतनी ही ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। सीधा सीधा सा रिलेशन होता है, मोर एनर्जी कंजप्शन, मोर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, मोर डेवलपमेंट, सीधी सी बात है। तो आज हम लोग इस चीज़ से मेजर करते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में डेवलपमेंट इस चीज़ के बेसिस पे मेजर की जाएगी कि कौन सी कंट्री कितना ज़्यादा सस्टेनेबल फूड प्रोड्यूस करती है, वो अपनी पॉपुलेशन को किस तरह से फूड को जो है वो प्रोवाइड करवा पा रही है। इससे फ्यूचर में डेवलपमेंट मेजर होगी अगले 50 सालों में। तो जो प्रेजेंट क्राइटेरिया है वो फ्यूचर में खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको डेवलप करना है तो भैया अपनी फूड के ऊपर आप आज से ध्यान देना शुरू करिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली जो पॉपुलेशन है, जिस डिमांड बढ़ेगी, तो उनको सस्टेनेबल तरीके से आप फूड को प्रोवाइड करवा सको। ठीक है जी, ये था बस पूरे का पूरा। इसको मैं हाईली रिकमेंडेड है, एक्चुअली मैंने पहले सोचा था कि मैं इसी को आपको करवाऊंगा, द द्रविडियन मॉडल ऑफ द पब्लिक हेल्थ। अब इस मॉडल को आप पूरे इंडिया में भी लागू कर सकते हो, तो बहुत अच्छा आर्टिकल है, आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। कुछ यहाँ पे खास चीज़ें होंगी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हो, आपके फ्यूचर में वो आंसर लिखने में काम आएंगी। जब जब पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने की बात आएंगी तो इन रिकमेंडेशन को आप डेफिनेटली लिख सकते हो। तो ये आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है।
रेशियल प्रॉफिटिंग, जो चकमा ट्राइब और हजोंग ट्राइब के बारे में अरुणाचल प्रदेश में जो इशू चल रहा है उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जिन बच्चों ने उसको मिस कर दिया था वो आप इसको यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। उसके अलावा जो है वो डी कमीशन INS खुखरी है, कोई खास नहीं है, यूपीएससी वगैरह में इस तरह की चीज़ें पूछते नहीं है, ये आप छोड़ सकते हो। थोड़ा आपको डिफेंस वगैरह में अगर आपको इंटरेस्ट है तो थोड़ा पढ़ना है तो उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, आज के लिए तो इतना ही था, और सेल्फ नोट्स के लिए आपको स्पेशली यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन फिर से लास्ट में दोबारा बताना चाहता हूं कि जो बच्चे हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे जाओगे वहां पे भी लिंक मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन करें। हम वहां पे भी मुलाकात करेंगे। मेंटरिंग सेशन में तो मैं डायरेक्टली आपके साथ 1-to-1 हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, वहां पे भी आइए। जबरदस्त प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, और हमारा जो चैनल है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराएं विदाउट एक्सप्लॉयटेशन। आजकल ऑनलाइन का जमाना है भैया, लोग बहुत एक्सप्लॉयट कर रहे हैं और क्वालिटी बिल्कुल घटिया देते हैं, देखा हम लोगों ने बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमारा ये पर्पज़ ही नहीं है। ठीक है, तो आइए ज्वाइन करिए, मजे करिए, आगे बढ़िए हमारे साथ, जो है हाथ से हाथ मिला के जाएंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी जो है एम हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।